हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फर्स्ट न्यूज़ पर। दोस्तों बीएसएस सीजीएल 3 का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर इस वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड में और हम बात करते हैं आरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों कई सारे प्रश्न हमें ये भी मिले हैं कि मेरा स्थायी पता जो है 2020 का है, 2018 का है, 2019 का है, तो क्या यह मान्य होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही महिलाओं का बहुत सारा सवाल रहता है दोस्तों कि मेरा जो है जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे जाति का जो प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है, वो मेरे पिताजी के नाम से नहीं है बल्कि पति के नाम से है, तो क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें पॉइंट नंबर 1 के बारे में, तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 है वो महिलाओं के लिए है। यहाँ पर लिखा गया कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये महिलाओं के बारे में कहा गया है। तो जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना जो भी कास्ट संबंधित जो सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं वो आपके पिताजी के नाम से हो और पिताजी के घर का ही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आपको जो है पति के नाम से नहीं बनाना है। ठीक है। नंबर 2 दोस्तों ये है कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा रहती है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है जो एसटी हैं या फिर एससी हैं और इनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहे कभी कभी बना हो, चाहे वो 2000 ईस्वी तक का बना हो, 2011 का हो, 2022 का हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी का हो, सब का सब मान्य होगा। ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। प्रॉब्लम होता है जो ओबीसी आरक्षण वाले कैंडिडेट होते हैं उनको होता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको नया से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ का होना चाहिए, तो आपको बता दें कि आपका आरओ लेवल का हो, सीओ लेवल का हो, वीडियो तो अब बनाते नहीं हैं, और एसडीओ लेवल का हो, डीएम लेवल का हो, कहीं का भी हो दोस्तों, सब का सब मान्य है। सक्षम प्राधिकार का मतलब ही होता है चाहे वो राजस्व अधिकारी हो, चाहे सर्कुलर ऑफिसर हो, या सब डिविजनल ऑफिसर हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो दोस्तों वो सब चलेगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जाति प्रमाण पत्र के बारे में। तो एससी एसटी कैंडिडेट वाले जितने भी छात्र हैं वो कभी का बनाए हैं, उनको सबका मान्य होगा। ठीक है। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा रहती है, जबकि अस्थायी वालों के लिए 1 साल की वैधता होती है। यानी कि जिनका परमानेंट जो रेसिडेंशियल बना हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका कभी कभी हो, किसी भी वर्ष का हो, सब चलेगा। ऐसा नहीं कि नया ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 4 दोस्तों की आय प्रमाण पत्र की मान्यता जो है वो निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं। दोस्तों बता दें कि जो भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं और यूआर कैंडिडेट यूआर से आते हैं तो उन्हीं को मिलेगा ये आरक्षण। तो उनका जो सर्टिफिकेट है, ये जो आप बना रहे हैं, ठीक है, वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि आपका 17 मई 2022 जो दिया हुआ दोस्तों, तो आपका 17 मई 2021 से बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर पुराना ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा पुराना, अधिक पुराना है, तो आप उसको न्यू करवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अब आते हैं सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। ये सभी कोई करते हैं दोस्तों कि जब भी सत्यापन आपका होगा ओरिजिनल जो आपको लौटा दिया जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों क्रीमी लेयर में जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है वो है कि क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों को अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। तो ये अच्छी बात है। और ये जो दोस्तों कैसे होता है देखिए, अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने के क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, मान लीजिए आपका ज़्यादा पुराना है और आप चाहते हैं कि नया से अपडेट हो जाए, तो आपको जिस विभाग से आपने बनाया है, जैसे कि आपने प्रखंड लेवल पर बनाया है, अगर आपने अनुमंडल लेवल पर बनाया है, जिस लेवल पे आपने बनाया है उस लेवल पे वहाँ पे जाइए, जाकर के एप्लीकेशन दीजिए और उस साथ में उसको अटैच कर दीजिए, आपको नया से क्रिमिनल नया डेट के साथ वही वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों उनके लिए। और ओबीसी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो है आपको कब का होना चाहिए ये मैं आपको बता दूं, तो आपको 2017 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी की स्थिति के हिसाब से 2017 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 2018 का चल सकता है, 19 का चल सकता है, 20 का, 21 का चल सकता है। ठीक है, तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप नया ही बनवा लीजिए। 1 साल पुराना है तो चलेगा, 1.5 साल 2 साल पुराना है तो भी चलेगा, लेकिन अधिक पुराना 17 से अधिक का पुराना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, 2017 से अधिक का पुराना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात किया गया है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो आप चाहें तो अंडरटेकिंग देकर के ये आवेदन ले सकते हैं और नया से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी ही आरक्षण दे होगा, यानी कि बिहार में कोई भी वैकेंसी अगर आती है या किसी भी राज्य में भी जो वैकेंसी आती है तो वहाँ के मूल निवासी को ही ये आरक्षण का फ़ायदा मिलता है, बाकी को अनरिजर्व माना जाता है। दिव्यांगजनों के सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण का जो है वो मान्यता मिल गया है। तो दोस्तों ये 4% क्या क्या होते हैं, तो VH, OH, HH, उसके बाद MD यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये 4 तरह के जो है डिसेबिलिटीज माना जाता है दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, और ये चारों में आरक्षण 1% का रखा गया है। उसके बाद बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2% का क्षैतिज आरक्षण भी दे, यानी कि 2% इनको भी अलग से रखा गया है। महिलाओं के लिए जो है 35% आरक्षण रखा गया है बिहार सरकार के तहत, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पिछड़े वर्गों की महिला के लिए अलग से 3% है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि WBC यानी पिछड़े वर्गों की महिला का तात्पर्य है अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिला। इससे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है, जो कि 35% क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग का कहना था कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए मिलता है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि WBC यानी पिछड़े वर्ग की महिला का तात्पर्य है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं। इससे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है, यानी दोस्तों यहाँ पे सबको 3% मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है उनको मिले जो पिछड़े वर्ग की महिला हो, तो यहाँ पे सबको मिलेगा, सिर्फ जनरल वाला कैटेगरी वाला महिलाओं को छोड़ करके, ठीक है। तो ये था टोटल एक तरह से डिटेल्स जो मैंने चाहा आरक्षण के बारे में आपको बताएं। और एक वीडियो स्पेशल है जो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए होगा, दिव्यांगजन के लिए 4% का आरक्षण किस तरह से रखा गया है, कैटेगरी वाइज है, क्या है, नहीं है, सारा डिटेल मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।